हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सुशील कुमार फुल्ल द्वारा लिखी अटकाव। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन वह चिल्लाई नहीं। मन हुआ कि दौड़ जाए, पर वह दौड़ी भी नहीं। जब भी वह अखिलेश के विषय में सोचती है तो प्रायः उसे ऐसा महसूस होता है। उसने कितनी बार चाहा कि निर्वसन होकर ठंडे ठंडे फर्श पर लेट जाए, परंतु 1, 2, 3 का भय उसे ऐसा करने से रोक देता था। सुषमा ने मेज पर पड़ी पुस्तकों पर से मिट्टी झाड़ी पोंछी। जब कभी वह इन पुस्तकों को देखती है तो वह उन्हें उलटने पलटने के बिना नहीं रह पाती। जाने उसे इन पुस्तकों से क्या संतुष्टि मिलने लगी है। अब भी उसका ध्यान एक पुस्तक पर अटक गया है, किसी चुंबकीय शक्ति से आकर्षित सा। उसके माथे पर रेखाएं उभरने लगी हैं। वह विद्रूप हंसी हंसे जा रही है। समय की स्लेट पर वह घटना उघड़ आई है। अखिलेश की बहन उठकर चाय बनाने लगी। एकांत, पूर्ण एकांत। क्षण भर के लिए वातावरण घुटा सा था, उसी भांति जैसे तूफान आने के पूर्व सागर शांत हो जाता है। मानसिक तनाव ढीला पड़ गया। अखिलेश बोले बिना रह नहीं सका था। सुषमा, आपको पढ़ने का बड़ा चाव है, इतना ही कह पाया था वह। है तो सही, प्रत्युत्तर दिया सुषमा ने। दोनों चुप। एक युग बीत गया। बात आगे बढ़ी। उपन्यास अधिक पसंद करती हो क्या, कहानियाँ? यह भी कोई प्रश्न है, सोचा था सुषमा ने। प्रकाश में बोली, दोनों का अपना अपना स्थान है। वैसे मुझे कहानियाँ अधिक पसंद हैं। फिर दूसरे ही दिन अखिलेश ने उसके हाथ में एक कहानी संग्रह थमा दिया था। उसने 2 शर्तें भी लगाई थीं। एक तो यह कि सब कहानियों को पढ़े, दूसरी यह कि वह पुस्तक वापस नहीं लेगा। सुषमा मान गई थी। परिचय अभी नया सा था, इसलिए उसने तर्क करना उचित न समझा। अखिलेश द्वारा लगाई गई शर्तों को सोच सोचकर वह खूब हंसी आ रही थी। शर्तों में बंधी गांठें जब खुली तो सुषमा को आश्चर्य भी कम न हुआ। उसने चाहा था कि वह वाणी से बात करे। अखिलेश की शरारत पर छुपाना नहीं चाहती थी। उसे दिखाएगी कि वह कहानी जो अखिलेश द्वारा दी गई पुस्तक में प्रकाशित थी, नायक नायिका का नाम अखिलेश सुषमा ही था। संयोग मात्र से अखिलेश को भावुक बना दिया था। कहानी की मुख्य पंक्तियाँ उसने रेखा अंकित कर रखी थी। सुषमा ने बार बार कहानी को पढ़ा था। पता नहीं क्यों उसने वीणा को यह सब नहीं बताया। शायद इस आशंका से कि वीणा को यदि पता चला तो वह सचमुच ऐसा ही न समझ बैठे। इसका शायद कारण उसका संकोच था। मन ही मन उसे गुदगुदी हुई थी कि अखिलेश उसे चाहता है। इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा कराया है, शीघ्र ही बड़ी सी नौकरी पर लग जाएगा। देखने में सुंदर है, स्वस्थ है, सुशील है। फिर उसे यह जानकर हैरानी हुई कि अखिलेश को तो इतना पढ़ लिख लेने पर भी कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वास्तव में तुम नौकरी करना ही नहीं चाहते, सुषमा ने कहा था। मैं तुम्हारी नौकरी करने को भी प्रस्तुत हूँ सुशी। फिर यह बेकार इंजीनियरिंग के आंकड़े दिखाता देता। वह फफक फकक कर रोने लगी। दम घुटा घुटा सा लगा था उसे। मन का गुब्बार निकल पड़ा था अश्रु जलधारा बनकर। किसी ने कुछ न कहा। उसे अपने पिता को बता देना ही चाहिए था। तुम्हारा गला घोट दूंगा सुषमा। तुम मेरी पुत्री नहीं, नागिन निकली। मैं तुम्हें जीवित नहीं रख सकता। तुम्हें जीवित रखता हूँ तो मैं नहीं रह सकता। उसका पिता पागलों की भांति रो पड़ा। सुषमा ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए। उसका पिता एकदम पीछे हट गया। सुषमा के हाथ से पुस्तक नीचे गिर पड़ी। वह चौंक गई। हकबकाई सी खड़ी रही क्षण भर के लिए। नॉर्मल हुई तो काम में लग गई, क्योंकि बेकार बैठती तो सोचा करती और कह नहीं पाती। भय जो है 1, 2, 3 का। सुषमा, अभी तक कमरा साफ नहीं हो पाया? सुषमा की माँ माया ने कहा, परंतु सुषमा ने सुना अनसुना कर दिया। क्षण भर को चैन भी तो नहीं मिलता।
किस किस की बात सुने, वह मन की बातें समाप्त होने ही नहीं आती। छिड़ जाए तो चींटियों की ढेर सी बिखर जाती है। वह तो स्वयं भी बिखर बिखर जाती है। सुषमा, सुनाई नहीं दिया क्या? माँ फिर चिल्लाई। सुषमा ने सुने आंखों से अपनी माँ की ओर देखा। अपने आप को समेट लिया सुषमा ने। माँ, जो आपने कहा वह सुन लिया मैंने, परंतु उसमें ऐसी बात ही कौन सी थी जिसका उत्तर दिया जाए? तू तो मुंहफट होती चली जा रही है, माया बुड़बुड़ाती रही। आजकल तो जो लड़कियों के नाक में जल्दी नकेल डाल देनी चाहिए, नहीं तो माँ बाप को घूर घूर कर देखा करती हैं, मानो कह रही हो तुम हो हमारे दुख का कारण। दुख पूछो तो कहेंगी मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं मरी जा रही हूँ, घबराई सी, अजनबी सी। सब परिचित चेहरे धोखा हैं। माया का मन लेक्चर देने को हुआ, परंतु जानती थी कि सुषमा कड़ा उत्तर देगी। माँ जो बना दे वही बन जाऊंगी। अधिक नहीं बोली सुषमा। कुछ काम किया जाए। काम कोई भी हो, माँ को ऐसे ही बोलने की आदत है। कुछ पढ़ा जाए। एक पत्रिका उठाई। पढ़ने वाला ही क्या है। खिड़की से देखा उसने आकाश में बना हुआ इंद्रधनुष। स्वप्निल रंग, संध्या उतर रही थी। इंद्रधनुष पर कालीमा पुतती चली जा रही थी। रात्रि के आलिंगन पाश की सूचक। धुंधियाया सा वायुमंडल, अनेकों कीट पतंग। वह सिहर गई। उसे भूलता नहीं वह समय जब उसने अखिलेश से कहा था, अंधकार हम दोनों को समेट लेता है भटकाने के लिए। अशांति की दीवार प्रतिदिन खड़ी हो जाती है। प्रकाश में मिल लेते हैं हम दोनों निर्भय। प्रकाश अंधकार, इन दोनों में खाई। एक खाई अखिलेश, अभी कितनी और देर बनी रहेगी? तो उसने उत्तर दिया था, अंधकार पर प्रकाश हावी होने ही वाला है। प्रकाश होगा हम दोनों के मिलन का। प्रभात फूटेगी नए सपने संजोकर, इसके लिए प्रतीक्षा अपेक्षित है। वह बिस्तर पर फैल गई। उसे अपना शरीर अधिक स्थान घेरता हुआ लगा। थकी थकी सी आंखें बंद होती जा रही थीं। वीणा पास होती तो हंसा हंसा कर मार देती। उससे सारी बातें कह के मन हल्का किया जा सकता था, परंतु वह जो यहाँ से ऐसी गई कि वापस ही नहीं आना हो। फिर सुषमा को लगा कि वह ठीक से नहीं सोच पा रही। वीणा को गए अभी 1 ही सप्ताह हुआ है। वह उसे तब भी बता सकती थी। बता देती तो अच्छा ही था। शायद वह बुरा मानती। बुरा मानना स्वाभाविक ही था। मैं जो फंस गई हूँ। इधर भय बना रहता है 1, 2, 3 का। अखिलेश, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ सकती। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ समझा है। तुम सब कुछ मेरे हो। जो तुम कहोगे वैसा ही करूँगी, लेकिन उसका साथ छोड़ दो। मैं उसे सहन नहीं कर सकती। माना वह मेरे से अधिक सुंदर है क्योंकि तुम ऐसा कहते हो। उसके अंग मेरे से अधिक गठित हैं, परंतु एक बात बताओ, यदि तुम्हें कल इससे भी अधिक सुंदर स्त्री दिखाई पड़े तो क्या तुम उसे भी छोड़ दोगे? तुम्हारा ऐसा करना उचित होगा? तुम तो वही हो जो कभी मुझे कहा करते थे, परमात्मा ने खूब बनाया है तुम्हें। तुम किसी कवि की कल्पना का साकार हो। तुम झूठ कहते थे अखिलेश। सुषमा बोली, विश्वास से बड़ी कोई बात नहीं। तुम्हारे साथ इतने दिन घूमता रहा हूँ। कुछ घुटन सी अनुभव होने लगी थी। इसके साथ तो मैं सुगल में घूमता रहा हूँ। मेरा मन तुम्हारा है, मन की शुद्धि से बड़ी होती है। अखिलेश ऐसा कहकर चल दिया है। सुषमा का नारी सुलभ हृदय तड़प उठा है, सर्पदंत समान। पुकारती है, अखिलेश, तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो अखिलेश? सुषमा इतने जोर से चिल्लाई कि नंबर 2 दौड़ा आया। हरिओम। लड़कियों को अपने माँ बाप की भी शर्म नहीं रही। माँ बेटी को तरेरती हुई बोली, अभी क्या बक रही थी? सारा घर सिर पर उठा दिया। सुषमा ने कहा, कुछ भी नहीं तो। मैं तो सो रही थी। सपना याद करके वह घबरा गई। उसका मुख पीला पड़ गया। सहम गई खरगोश की तरह। नंबर 1 क्रोध सर फुफकार रहा था। कौन है अखिलेश? बोलती क्यों नहीं? नहीं बोलोगी?
मैं पूछ रहा हूँ, तुमने किसका नाम लिया? नंबर 3 बीच में ही बोल पड़ा। इसे बंद रखो कमरे में, नहीं तो घर की इज्जत को 4 चांद लगा देगी। पहले ही बहुत कुछ सुन चुके हैं। सुषमा चुप। आज तीनों बरस पड़े। मन हुआ कि कह दे कि तुम्हें फुर्सत हो तब ना। उसने घूर कर इधर उधर देखा। उसका पिता लाल पीला हुआ जा रहा था। धप धप। सुषमा सन्न रह गई। उसका बाप यहाँ तक पहुँच सकता है, नहीं सोचा सुषमा ने। इतने दिन से दबती दबाती चली आ रही सुषमा फूट पड़ी। तुम मुझे मारते हो, तुम कंजरियाँ हो, तुम बाप नहीं दुश्मन हो। तुम्हारा हो जाए सबका सत्यानाश। मैं तुम्हारी जवान बेटी हूँ ना, पूरे 27 वर्ष की। इतनी बड़ी को मारते तुम्हें शर्म नहीं आती? सुषमा हंसने लगी एकाएक। अखिलेश की ही तो माया, कहीं धूप कहीं छाया, उसने गाकर कहा। मूर्खों सुनो, मीरा के देवर ने उसे तंग करके घर से निकाल दिया था। शायद वह स्वयं बाहर निकल आई थी, लोक लाज को तिलांजलि देकर। वह तुम जैसों के मुंह पर थूकती थी। भगवान ने उसे शरण दी। वह उसी में एकाकार हो गई। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। उठो बेटा, माया ने कहा। सुषमा गाने से रुकती ही नहीं थी। बड़ी आई बेटी वाली, कुलच्छनी कहीं की। मुझे कहते हैं अखिलेश कौन है? वह तुम्हारा बाप है, बाप तेरा खसम। हाँ, तुम्हारी ही नहीं, मेरा भी खसम है, खसम। नंबर 1 और 3 तो दौड़े अपने कमरे की ओर। नंबर 2 कांप गया। ऐसा भी हो सकता है, उसने नहीं सोचा था। सुषमा समझदार है, कभी आंख ऊंची करके नहीं देखती। तीनों की बैठक हुई, विचार विमर्श हुआ। सुषमा को आपस में पागल घोषित कर दिया गया। नंबर 1 ने तो कहा चरित्र रचती है, कहो तो मरम्मत कर देता हूँ। न पुकार उठे बैठे नंबर 2 और 3। तीनों में समझौता हो गया, परंतु किया क्या जाए। नंबर 2 ने सुझाया, सुषमा का विवाह कर दो। नंबर 3 ने स्वीकृति में सिर हिलाया। नंबर 1 ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, आजकल तो सभी देर से लड़कियों के विवाह करते हैं, और फिर कौन सी यह बूढ़ी हो गई है। विवाह समय पर कर दिया जाए तभी उचित है, माँ बोली। समय नहीं मिलता तो उस समय ख्याल करना चाहिए था, जब एक के बाद दूसरा बच्चा पैदा करते चले गए। कुदरत जो चाहती है वही होता है। सुषमा को आती देख नंबर 3 तो भाग गया था। तो मैं तुम्हें प्रार्थना करने आई थी कि मुझे पैदा करो, मुझे दुनिया की रोशनी दिखाओ। तुम दोनों नरक के कीड़े हो, जो और कीड़े पैदा किए जाते हो। फिर कीड़े तो स्वेच्छा से रेंग भी सकते हैं, सुषमा बोली। भयंकर जीव सागर की गहराई। 2 प्राणी सहम गए। उन्हें पता नहीं था कि सुषमा उनकी बातों को सुन रही है। कोहरे में दुनिया डूब गई। उन्हें अंधेपन की गर्मी महसूस हुई। एक रबड़ की गुड़िया को सहारा देकर बिठाया गया है। नई चुनर उड़ाई गई है। गोटा तिल्ला मढ़ा हुआ शरीर पर उभार दिया है। तुम वीणा हो ना, कृष्ण की वीणा। ऐसी वीणा जिसको चटका दिया गया हो। नहीं, माधुरी हूँ। अरे बोली भी, बोलती क्यों नहीं? बोलो, बोलेगा तेरा बाप भी। अखिलेश से तो आंख मटकाते अघाती नहीं थी, इधर बोलना भी छोड़ दिया है। अखिलेश तुम्हें गुदगुदाता है, क्या मैं नहीं गुदगुदा सकती? अरे लेट तो सही। सुषमा ने गुड़िया को लिटा दिया और उसे अपने वच्च से दबाने लगी। ओह, तुम्हारी तो सांस गर्म हो गई है। ऐसा ही होता है बेटे, घबरा नहीं, तू माँ बनेगी, मैं इस बच्चे का बाप। कितना प्यारा होगा वह बच्चा। फिर तुम मुझे उस बच्चे को पकड़ा कर कहा करोगी, ज़रा पकड़ो जी। मैं तो सारा दिन थक जाती हूँ इसके पोतड़े धोते धोते। पता है फिर मैं क्या कहूँगा? तो जन्म क्यों दिया था सरकार, ऐसा कहकर मैं उसे पकड़ भी लूँगा। सुषमा जोर से हंस पड़ी। कमरा गूंज उठा। सुषमा! नंबर 3 यानी सुषमा का भाई जोर से चिल्लाया। वह बोली नहीं। फर्श पर कोहनी के बल अधलेटी सी पड़ी रही। बोलेगी या नहीं? नहीं नहीं नहीं, सुषमा वीणा आई है। तो तुम उससे विवाह रचा लो। उसका भाई आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। सुषमा फिर बोली, तुमने प्यार किया है कभी? वह शर्म के मारे गड़ा जा रहा था। सुषमा को क्या हो गया? माँ बाप के बुझे बुझे लटके चेहरों पर उसे तरस आया।
शायद सुषमा पर भी। क्यों संकोच होता है क्या? बहन का रिश्ता ही ऐसा है। तुम भी निरे बुद्धू ही रहे। बहन भी तो स्त्री होती है, नहीं होती क्या? सुषमा होश से बात करो, नरेश ने कहा। मैं होश में हूँ, शायद हूँ, क्योंकि तुम ऐसा कहते हो। तुम भी झूठ बोल सकते थे। सारी दुनिया के होश गुम हैं। प्यार का ढकोसला रचा जाता है। एक बात बताओ नरेश, क्या कभी तुम मेले में गए हो? संज्ञाहीन सा, बौखलाया सा नरेश उठकर चला गया। सुषमा बोलती ही रही। जानते हो मेले में लोग क्यों जाते हैं? तुम दूसरों की बहनों को छेड़ते और दूसरे बहनें भी तो छेड़छाड़ पसंद करती हैं। उस दिन की बात याद है जब माँ के साथ मैं सत्संग मंदिर में गई थी। तुम शायद नहीं गए थे, शायद गए थे, नहीं गए थे। तुम साथ होते तो मैं नंग अधड़ंग कैसे नहाती। ऐसे घूमने में, पानी की धार के नीचे बैठने में कितना मज़ा आता है। विशेष बात तो बतानी मैं भूल गई। मैं भी कैसी होती जा रही हूँ। सुषमा ने अतृप्त आंखों से देखा। उसकी माँ तनी खड़ी थी। बस भी करो, क्या बकती ही जाओगी? किसी की तो परवाह करो। बहुत ही संभल कर कह दिया सुषमा की माँ ने। गुड़िया को वच्छ से भींच कर सुषमा बोली, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। माँ तुम तो समझ सकती हो, इसलिए खास बात तुम्हें बताती हूँ। दुनिया की कोई औरत ऐसा किए बिना नहीं रह सकती। मैंने कहा ना, मैं वहाँ सत्संग मंदिर में नहा रही थी। पता है उस पास वाले वृक्ष पर कौन बैठा था? वह था अखिलेश। मुझे देख देख कर वह हंस रहा था। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैं पानी में चूहलबाजी करने लगी। और कर भी क्या सकती थी? तुम मंदिर में बैठी पूजा मग्न थी, शायद भगवान के चरणों में नाक रगड़ रही थी। रगड़ा कर नाक, तुम्हारे लिए यही उचित है। जिंदगी भर पाप करो और फिर राख की ढेरी में शोला है न चिंगारी। माँ उठकर जाने लगी तो खींच लिया सुषमा ने। माँ की स्थिति जाल फंसे पक्षी जैसी थी। सुषमा के गोल गोल मुख को देखकर उसकी माँ प्रसन्न होती थी, परंतु उसे लगता है कि उसकी बेटी का अंग प्रत्यंग विद्रोह पर उठा है। वह अपनी बेटी की सहायता करना चाहती है, परंतु उपाय नहीं सोच पाती। माँ तुम तो पत्थर हो, पत्थर। तुम्हारे पति क्लब में चले जाते हैं और तुम घर बैठे जम्हाइयाँ लिया करती हो। पतिदेव के गुण गाते नहीं थकती। वहाँ जो कुछ भी वह करते हैं तुम नहीं जानती। नाचा करते हैं बंदरों की भांति, फिर अचानक बिजली चली जाती है। चली नहीं जाती, जानबूझकर ऐसा किया जाता है। सब अंधेरे में अंधिया जाते हैं। कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष की बाहों में आ गिरती है, जैसे युगों युगों से इसी क्षण की प्रतीक्षा करती आई हो। ऐसे पत्थर कभी तूने भी किसी की बाहों में गिरकर देखा? तुम्हारा पति अगर मेरा पति होता तो मैं उसे वहीं से घसीट लाती। तुम हो कि जी रही हो किसी का नाम लेकर, उसके पैरों की मिट्टी तुम्हारे लिए सोना है। मैं सत्य कहती हूँ ना? उसकी माँ ने चाहा कि जोर से कहे, सुषमा परमात्मा के लिए चुप हो जा बेटी, परंतु आवाज़ गले में ही रुक गई, तरल होकर आंखों में फैल गई। सुषमा ने कुछ भी कहा तो सुनेगी नहीं। इतने में वीणा आती दिखाई दी। माँ ने संतोष की सांस ली, शायद उसकी बातचीत करके उसका मन हल्का हो जाए। वीणा आई। सुषमा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी वीणा से, परंतु क्या कहती। तुम वीणा हो? धीमे से सुषमा बोली और अपने मुंह को वीणा के मुंह के पास ले जाकर उसे पहचानने का प्रयत्न करने लगी। मैं वीणा ही हूँ। ऐसे क्यों घूरते हो? वीणा ने आश्चर्य से कहा। तुम वीणा नहीं हो, तुम तो माधुरी हो। वीणा घबराई क्षण भर के लिए, लेकिन समझते देर नहीं लगी। माधुरी ने सचमुच अच्छा नहीं किया। उसे चाहिए था सुषमा का ध्यान रखती। ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में ध्यान रखता भी कौन है? या फिर अखिलेश को सोचना चाहिए था। इसमें भी तो मैं ही दोषी ठहरती हूँ।
न सुषमा मुझसे मिलने आती, न मैं उसे अपने भाई से मिलाती। और न ही, परंतु जैसा हम विचारते हैं सदा वैसा भी नहीं होता। उसने सुषमा की सूजी बुझी आंखों की ओर देखा। फिर उसकी दृष्टि उस रबड़ की गुड़िया पर जा टिकी जिसे सुषमा ने पकड़ रखा था। उसकी इच्छा हुई कि सुषमा को सांत्वना दे, परंतु ज्यों ही सुषमा की ओर देखती वह कांप जाती। वीणा, ओ माधुरी, तुम भी धोखे में न आ जाना। पुरुष तो अपने आप को पागल कुत्ते से कम नहीं समझता। डांट फटकार, दिन भर यही काम, अंधकार में पालतू जानवर। गुड़िया को संबोधित करते बोली, माँ, तुम्हारा जमाना लद गया है। सोचती हूँ कि एक ऐसा नारी दल तैयार किया जाए जो मर्द को नारी बना दे, उसकी होश ठिकाने लगा दे। मैं अखिलेश जैसों की हड्डियाँ मरोड़ दूंगी। अब जो नारी पुरुष की इच्छा का भक्षण है, फिर नारी की इच्छा सुप्रीम होगी। नर विवश सा हड्डी के टुकड़े को तरसेगा। नारी के पंजों में शिकंजे में फंसे मानव की अवस्था कैसी होगी। माँ, तुम मेरी बात को तो सुनती ही नहीं। इतने दिनों से सोच रही हूँ नारी दल बनाने की। जो मर्द नारी बनकर रहेगा उसे पालतू कुत्तों की भांति रखा जाएगा। जो नर खूंखार बनने का प्रयत्न करेगा उसकी खाल उधड़वा कर सूखने के लिए डाल दी जाएगी। फिर देखूंगी साले कैसे धोखा देते हैं। सुषमा, तुम्हें हो क्या गया है? उदास वीणा ने पूछा। तुम्हें पता तो है, तुम इतना बोलने क्यों लगी हो? मैं कहाँ बोलती हूँ। चुप रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम आई हो, क्या तुम्हारे साथ न बोलूं? यह गुड़िया है मेरी, कहीं यह बोर न हो जाए, इसलिए इससे भी बातचीत कर लेती हूँ। इसका प्रेमी आ जाएगा तो इसे उसके हवाले कर दूंगी, फिर इसे कोई दुख नहीं होगा। मैं भी इसकी माँ हूँ, मैं ही इसका बाप हूँ। सुषमा ने बड़ी गंभीरता से समझाया वीणा को। वीणा के आगे बिछ गया है अतीत, सुषमा का शर्मीलापन। दोनों साथ पढ़ती थीं। एक दिन वीणा ने मजाक से पूछा था, तुम विवाह करवाओगी? छी छी, मैं क्यों किसी की दासी बनने लगी? सुषमा बोली थी और फिर छुई मुई सी हो गई थी। और तुम? मैं तो करवाऊंगी ही, वीणा ने हंसकर कहा था। फिर वीणा को पता चल गया था कि अखिलेश और सुषमा बंधे से रहते हैं। सुषमा, तुम्हारे मन में प्रेम का देवता उगाया है। यह भी कोई पौधा है जो उग आया है? प्रत्युत्तर मिला। फिर तो सुषमा ने अखिलेश की प्रशंसा के पुल बांध दिए थे। उससे मिला करती हो ना? मजाक करना चाहा था सुषमा ने। मिलना कोई बुरी बात थोड़े है। मेरा अर्थ है कि यदि घर वाले तुम्हें नहीं मिलने देते तो मैं प्रबंध कर सकती हूँ। दोनों के मुख से हंसी के फव्वारे छूट पड़े थे। वीणा ने सुषमा की ओर देखा। यह कांप उठी। यह सब उसके लिए कल्पनातीत था। भाई से भी कहती, लेकिन वह यहाँ था ही कहाँ। सुषमा अभी सो रही थी। रात को बहुत देर बोलती रही थी। आजकल उसे चैन ही नहीं पड़ता। माँ चिंताग्रस्त रहने लगी थी। दिन रात उसे सुषमा का ध्यान रखना पड़ता है। रात को देर से सोती है, सुबह जल्दी उठती है। प्रातः उठते ही उसे लगता है मानो थकान का पहाड़ टूटकर उस पर गिर पड़ा हो। नरेश को सामान संभालते देखकर पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? माँ, मैं चला जाना चाहता हूँ, नरेश बोला। लेकिन क्यों? क्या यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? सुषमा की हालत तो देखो, मैं तो मर जाऊँगी। ऐसा कहना चाहा उसकी माँ ने, पर कह नहीं पाई। इतना ही बोली, अभी तो तुम्हें अवकाश है, कुछ दिन और रह लेते। माँ, मैं तो जाना चाहता ही नहीं था, परंतु माँ समझ गई, नहीं बोली। नरेश ने झुकी आर्द्र आंखों को पोंछा और चल दिया। एक शून्य दृष्टि उसका बहुत दूर तक पीछा करती रही। माँ को लगा घर की दीवारों पर से लिपी पुती मिट्टी की परत गिर पड़ी हो। उसका गला रुहासा सा हो गया। एक बेचैनी ने उसे आ दबोचा। वह एकदम उठी और सुषमा के कमरे में गई। सुषमा सो रही थी। माँ का दिल धड़का। थोड़ा आगे बढ़ी, आहट हुई, चोरी पकड़ी गई। सुषमा की आंखें चमक रही थी। माँ लौट पड़ी। सुषमा का विवाह कर देना चाहिए। अब उससे कौन विवाह करेगा? तब लड़के वाले स्वयं आकर रिश्ता मांगते थे।
परंतु उन्हें कोई पसंद ही नहीं आता था। कहते थे जो स्वयं चलकर रिश्ता मांगता है वह या तो लालची है या उसके लड़के में कोई नुक्स है। माया को अपने विवाह की याद आ गई हो। मेरा विवाह 14 वर्ष की आयु में हो गया था। तब मुझे कुछ भी पता नहीं था। सुषमा 27 वर्ष की हो गई है। अब तक विवाह हो जाना चाहिए था। फिर इतना कुछ न बोलती। विवाह लज्जा अश्लील बनाता है नारी को। अपनी प्रथम भेंट को संस्मरण करके हंस पड़ी। जब भी वह अपने पति से मिलती है तो उसका पहला प्रश्न सुषमा होती है। अब उसके पति ने स्वयं ही पूछ लिया, माया, सुषमा का क्या किया जाए? हमारा दुर्भाग्य है, पागल है। बातें तो पूरा तर्क से करती है, तर्क करती है, निरा बकवास करती है। उसके साथ भी अंट संट बकेगी, बात सारे शहर में फैल जाएगी। दोनों चुप हो गए। पति ने संकेत किया स्टोर की ओर। वह कुछ कहना चाहते थे। दोनों वहाँ खड़े रहे। फिर सुषमा की माँ बोली धीमे से, क्या बात है, क्यों परेशान हो? माया सुषमा से बहुत तंग आ गया हूँ, मैं और अधिक सहन नहीं कर सकता। उसने फिर अपनी पत्नी की ओर ध्यान दिया, मानो पूछ रहा हो कि अर्थ समझ गई या नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसकी माँ हूँ। उसे डॉक्टर के पास ले जाऊँगी, उसका उपचार करवाऊँगी। भयभीत माँ का हृदय दहल उठा था। सुषमा अपनी माँ की आवाज़ सुनकर आ गई थी। उसने अपनी माँ का अंतिम वाक्य सुन लिया था। देखा ना माँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये पति जल्लाद होते हैं, सारी उम्र औरतों को दबाते रहते हैं। औरत न दबे तो हर प्रकार का ढंग अपनाते हैं, उसके स्वाभिमान को मिटाने के लिए। बंदर घुड़की देंगे, मैं जा मरता फिर। तुम सुखी रहना, जिस यार से चाहो गुलछर्रे उड़ाना, उसको इतना कहना कि तुम जैसी औरतें पैर पकड़ लेती हैं। प्राणनाथ, मेरे से भूल हो गई, मैंने ऐसे शब्द क्यों कहे? मेरी जल जाए जवान। फिर पतिदेव और चौड़े हो जाते हैं। जूते का जवाब जूते से दिया जाए तो ठीक रहता है। नारी दल की व्यवस्था हो जाए तो मैं भी अखिलेश की खाल उधरवा दूं। उससे अन्याय ही न्याय होगा। उसे कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उससे बोलने के लिए कहा जाएगा तो वह सिर झुकाएगा। झूठा आदमी कभी बोल नहीं सकता। 2-2, 3-3 से प्रेम करना सिखलाऊंगी। उसकी औरत को उसी के सामने किसी और मर्द के साथ फिर देखूं क्या करता है। बोलेगा कुछ न कुछ। इलाज वही किया जाएगा जो तुम्हें बता चुकी हूँ। तुम तो पत्थर हो माँ, तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। सुषमा चलो अपने कमरे में, क्रोध में उसका पिता बोला। दीवार मुझको बांध सकती है आज। गाती हुई सुषमा चल दी अपने कमरे की ओर। उसका ध्यान कमरे में लगे कैलेंडर पर चला गया। हैरान हुई कि उसका ध्यान पहले वहाँ क्यों नहीं गया। कितना सुंदर चित्र है। मत्स्यजीवी औरत मछली पकड़ रही है। एक मछली पानी के बाहर तड़प रही है। स्त्री के हाव भाव बतलाते हैं कि मछली तथा उसकी अपनी मन स्थिति में साम्य है। स्त्री जवान है। सुषमा ध्यानपूर्वक देखती रही, फिर अचानक बोलने लगी। तुम्हारा शरीर शीघ्र ही थुलथुल हो जाएगा। शरीर का गढ़न सदा एक सा नहीं रहता। तुम दमयंती जो नहीं, हाँ वही तो हो सकती है। परमात्मा ने तुम्हें कितना सुंदर बनाया है। छोड़ गया नल सा निष्ठुर हो कोई, तुम्हारा भला चाहता होगा। ये लोग भलाई का ढोंग मात्र रचते हैं। कोई भी छोड़ जाए जालिम। एक दिन उसने कहा था, सुषमा मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मेरी जान हो। दुनिया इधर की उधर हो जाए परंतु मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर औरत जानती है कि उसे फुसलाने के लिए लोग बीसियों बातें करते हैं, फिर भी वह मृग मरीचिका को सच मान लेती है। फिर जानती हो क्या हुआ? मैंने उसे अन्य लड़की के साथ देखा, फिर किसी और के साथ। मुझे विश्वास नहीं होता था। मैं काँप सी गई। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, उन लड़कियों से तुम्हारा क्या संबंध है जो तुम्हारे से? गंभीर हो गई। नहीं बाबा नहीं। तुम कहाँ वहाँ कहाँ। तुम्हें तो मैंने चाहा है। उनके साथ तो शुगल मात्र है, केवल मन बहलावा है, अखिलेश ने कहा था। लेकिन जानती हो
उसने अपने आप को भी मुझे तथा पता नहीं और किस किस को धोखा दिया। अरे जहाँ तुम मन बहलाव करते हो वही प्रेम करते हो। प्रेम तो बहाना मात्र है, भूख तो तुम्हारे शरीर की है। फिर जानती हो क्या हुआ? एक उसे ले गई अपने साथ। शायद वह गर्भवती हो गई थी, इसलिए भागना ही उन्होंने सही समझा। दौड़कर कहाँ, अपने बाप के घर बैठ जाते। पुलिस पकड़ लाई थी, ऐसा मेरा विश्वास है। उसकी पिटाई भी हुई होगी। साले को नानी याद आई होगी। अभी तो नारी दल बन जाए, फिर देखना क्या दंड देती हूँ। इसका भी दिल तोड़ा जाएगा, इसकी अग्नि बढ़ा दी जाएगी। तड़पेगा, मर जाएगा, दम घुट घुट कर अपनी ही आग में। सुषमा ने पेंसिल से कैलेंडर पर बनी औरत में छेद करते हुए कहा, शर्म नहीं आती इस प्रकार शरीर को उघाड़ते हुए? पुरुष बड़ा मक्कार है। नारी, वह गाती गाती एकदम रुक गई। नारी पर पुरुष के शासन की बात को मुख से निकालना तक नहीं चाहती थी। सुषमा ने रबड़ की गुड़िया को सहलाया, कहने लगी, घबरा नहीं बेटे, तुझे तुम्हारा सब कुछ मिलेगा। मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। पुरुष लाख कोशिश करें, हम अपनी जिद से नहीं हटेंगी। अच्छा बेटे, देखना तुम भी किसी के साथ न भाग जाना। सुषमा को याद आया वह दिन जब उसका जीजा आया हुआ था। झेपते हुए उसने कहा था, सुषमा तुम्हें क्या दुख है? जीजा जी आप क्या बातें करते हैं? दुख पूछना है तो जीजी से पूछो। मैं कौन हूँ जिससे दुख पूछते हो? कमर लाल चुप था। कहता तो कहता, साहस बटोर कर फिर चला। बोल उठा, तुम्हारा विवाह करा दें। किससे? तुम्हारे साथ चलूं? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की से विवाह करवा लिया थोड़ा है। देख कैसे घूर रहा है, जैसे चील रोटी हो। आंखें निकाल दूंगी। सोचकर मन ही मन घटना को दोहराकर वह पुलकित हो उठी। उसकी विजय जो निहित थी। कमरलाल ने ससुर से कह दिया कि सुषमा का कुछ नहीं बन सकता। वह तो बातें ही ऐसी करती है जो सुनी नहीं जा सकती। उसका उपचार करवाया जाना चाहिए। उसका ससुर बोला नहीं था। सास भी चुप रही थी। उन्हें पहले से ही सब पता था। सोचा था शायद कमरलाल से कुछ कहे। रबड़ की गुड़िया सजी धजी संवरी पड़ी थी। लाल चूनर डाल दी थी सुषमा ने। कुछ दिनों से सुषमा की दुनिया केवल गुड़िया तक ही सीमित रह गई थी। वाणी से भी मिलने नहीं आती थी। एक दिन घर आई थी, लेकिन माँ से मिलकर लौट गई। मेरी बड़ी बहन को आए भी एक अरसा हो गया था। चलो उनकी इच्छा, सब अपने अपने प्रेम में मस्त थे। गुड़िया में भी सभी के चरित्र आरोपित करके सुषमा उससे बातें करती थी। कई बार उसे लगता है कि वह स्वयं भी तो गुड़िया है, रबड़ की गुड़िया, जो तोड़ी मरोड़ी जा सकती है, जो चुपचाप सहन कर लेती है प्रहारों को। किसी से शिकायत नहीं करती, शिकायत कर ही नहीं पाती, करे भी तो किससे? तुम जवान हो गई हो 27 की। माँ का कहना है कि विवाह कर देना चाहिए। पिता कहते हैं कर ही देना चाहिए। डॉक्टर से परामर्श दिया है, विवाह नहीं करोगे तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। सुषमा हंस दी। अरे तुम भी हंसो। विवाह नहीं करवाना चाहती, एक बार कहो तो सही। मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। तुम्हारी भावनाओं को मैं सब समझती हूँ। मैंने भी प्रेम किया था। मुझे कहते थे तुम्हारा विवाह कर देंगे, लेकिन उससे नहीं करते थे। वैसे तो वह भी ऐसे ही निकला। दोष इनका भी नहीं है। कहीं तुम्हारा दिल टूटा है तो बताओ। जो रोने लगी हो। अरे संकोच क्यों करती हो? बड़ी मुश्किल से इन्हें ध्यान आया है तुम्हारे विवाह का। अब यदि तुम चुप हो गई तो फिर ऐसा अवसर आएगा नहीं। खुश हो गई न विवाह की बात से? मैंने तो सोचा था तुम मेरे पास से जाना नहीं चाहती होगी। तुम्हारा प्रेम मैं भूल नहीं सकती। तुम न होती तो मैं पागल हो जाती। वहाँ तो जाओगी जी। एक बात मेरी भी मानो, अपने पति का दिल अवश्य तोड़ देना। सुषमा ने इधर उधर देखा। घुटन के मारे बुरा हाल था। मन में लपटें भड़क रही थीं। मैं भाप गई हूँ। बारात आएगी, दूल्हा आएगा गुड़िया। ओहो, तुम पति को देखना चाहती हो? अब क्या लाभ, अब तो सब कुछ होने वाला है। दूल्हा होगा वैसा, ऐसा वैसा टीवी का मरीज।
अखिलेश। अखिलेश को एक नहीं कई लड़कियां मिल सकती हैं, मिली ही हैं। क्या मुझे कोई लड़का न मिले? शुगल हो, हम भी कर सकती हैं, लेकिन सुषमा ने तिमंजिले मकान की छत से नीचे तारकोल की चौड़ी सड़क पर जाते हुए प्राणियों को देखा। दूरी एक बार बढ़ी, फिर कम हो गई। गुड़िया को छाती से सहलाया, फिर एकदम नीचे सड़क पर फेंक दिया। सुषमा की हंसी बंद नहीं हो रही थी। कहीं कोई अटकाव आ गया था।